92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अनु सिंह की लिखी कहानी कदम कदम पर बिना किसी एड ब्रेक के। माँ बार बार ड्राइंग रूम में आकर देखे जा रही थी कि हर चीज अपने सही ठिकाने पे है कि नहीं। 2 बार फूलदान में से फूल निकाले और डाले, 3 बार मेजपोश चारों ओर से खींचकर दुरुस्त किया, सोफों को 2 बार झाड़ा पोछा और कुशन कवर्स की कढ़ाई पर उंगलियां फिराकर देखती रही कि कहीं से कोई धागा निकल तो नहीं गया। बोन चाइना का डिनर सेट टेबल पर करीने से सजा दिया गया था। चांदी का टी सेट और चिनार के पत्तों की कढ़ाई वाली टीकोजी भी अलमारी के बाहर निकल आई। माँ सुघड़ गृहिणी है, न किसी काम में कोताही पसंद है न ही बेतरतीबी। मेरी परवरिश में भी माँ ने कहीं कोई कोताही नहीं की। मेरी खुशियों का सामान जुटाने के लिए, मेरी आंखों में उम्मीद की लौ बचाए रखने के लिए, मेरी चाल में आत्मसम्मान बचाए रखने के लिए उन्होंने अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर भरोसा दिया है मुझे बचपन से पोलियो है, लेकिन घर में माँ जो भरोसा देती है उसे बेरहम दुनिया तोड़ती रहती है। इस बार फिर उसी भरोसे के टूट जाने के डर से मैं उस दिन माँ की तैयारियों में शामिल नहीं होना चाहती थी। लड़के वाले आ रहे थे। माँ की तरह उम्मीदें पालकर फिर उनको टूटकर बिखरते नहीं देखना चाहती थी। माँ तो ऐसे तैयारी कर रही थी जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देने जा रही हूं। इम्तिहान की ये घड़ी पापा को भी उतनी ही बेचैन किए जा रही थी। 3 बार अंदर आकर पूछ गए थे कि धोबी ने उनका चिकन वाला कुर्ता और अलीगढ़ी पैजामा प्रेस करके दिया कि नहीं। बार बार भीतर आते थे और फिर बाहर चले जाते थे। घर को कुछ ऐसे सजा रहे थे जैसे कई सालों की दिवाली की रातों को एक ही शाम में रोशन कर देंगे। माँ पापा की इस बेचैनी और ऐसी तैयारियों से मुझको झुंझलाहट हो रही थी। ड्राइंग रूम के कोने में सोफे पर पड़ी पड़ी मैं बेमन से मैगजीन के पन्ने उलटती रही। मन के किसी कोने से आवाज आती थी कि मुझको रसोई में उमस में अकेली परेशान हो रही माँ की मदद करनी चाहिए। फिर भीतर से कोई चीख चीख कर कहता था कि क्या फायदा है, माँ पापा भले मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आज की शाम का क्या नतीजा निकलना है। ये सच है कि ऋषभ मुझसे रिश्ता चाहता है। उसकी जिद पर आ रहे हैं उसके मम्मी पापा हमारे घर। ऋषभ के मम्मी पापा का तो पता नहीं, लेकिन उसकी इस जिद को मेरे माँ पापा ने सर आंखों पे लिया है। पर ऋषभ की जिद मेरी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई को बदल थोड़ी देगी। आरती तो यहीं बैठी है, अभी तक तैयार नहीं होने गई। माँ ने रसोई से बाहर झांक के देखा कि मैं सोफे पे बैठी हुई हूं, वैसे ही सोच में डूबी हुई। माँ का दाहिना हाथ बेसन के घोल में डूबा हुआ था और बाएं हाथ में एक पतीला था। माथे पर चमक रही पसीने की बूंदें हरारत की कम, उत्साह की ज्यादा थीं। थकान के बावजूद चेहरा खिला हुआ था। मैं माँ की तरह खिले हुए चेहरे के साथ उनकी तैयारियों में शामिल होना चाहती थी। पापा की तरह दौड़ दौड़ के अंदर बाहर के काम संभालना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ तो मन की आशंकाओं ने बांध रखा था और कुछ मेरी शारीरिक स्थिति ने। मेरे माँ पापा मुझको कमजोर मानने को तैयार नहीं थे, पर जिंदगी के मैदान में न जाने कब से मैंने अपने आप को एक कमजोर हारा हुआ खिलाड़ी मानना शुरू कर दिया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। माँ ने मुझे हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश की तो मैंने उनको परे हटा दिया और सोफे का बाजू पकड़कर खुद खड़ी हो गई। तुझे हुआ क्या आरती, तेरी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं करे ना बेटा। उनकी बात के जवाब में मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। कमरे में माँ ने रंगों का बाजार सजा रखा था। साड़ियां, मैचिंग चूड़ियां, बिंदियों के पत्ते, रंग बिरंगे गहने। मैंने उनको खोल कर भी नहीं देखा। इससे क्या फर्क पड़ जाता कि मैं गुलाबी बनारसी साड़ी पहनूं या नारंगी कांजीवरम। साड़ियों की कशीदाकारी मेरी चाल थोड़े बदल देगी। ये क्या है माँ? मेरे पीछे पीछे चली आई माँ को मैंने करीब करीब झिड़कते हुए कहा था। क्यों मेरी नुमाइश पे तुले हुए हो तुम सब लोग? कैसी बातें कर रही हो आरती? ऋषभ को तो इतने सालों से जानती है, उसने खुद आगे बढ़ के हाथ मांगा है तेरा, और ऐसा तो नहीं है कि उसने अपने घर वालों से कोई बात नहीं की होगी। मैं चुप रही। ऋषभ को वाकई 5 सालों से जानती हूं। जितना जानती हूं यकीन के साथ कह सकती हूं कि उसने अपने घर में मेरे पैरों के बारे में सब बता दिया होगा। बता ही दिया होगा कि मैं
पाँव में ब्रेसेस लगा के चलती हूँ। वैसे ऋषभ को मैं इतना भी नहीं जान पाई आज तक ठीक ठीक कि उसकी आंखों में मेरे लिए वाकई प्यार है या वो सहानुभूति जिससे मैं हमेशा बच बच के चलना चाहती हूँ। मैंने जब से होश संभाला है दूसरों की आंखों में अपने लिए या तो दया और सहानुभूति देखी है या फिर तिरस्कार। 5 साल की थी जब तेज बुखार हुआ था मुझे। गांव से अभी अभी लौटी थी माँ के साथ। बदलते हवा पानी को कारण मानकर सबने बुखार और सर्दी खांसी के उतरने का इंतजार किया। फिर बुखार एक दिन उतर गया, लेकिन मैं कई हफ्तों तक बिस्तर से न उतर सकी। मेरे पांव बेजान हो चुके थे। बहुत दिनों तक माँ मेरे हाल पे रोती रही, अपनी और मेरी किस्मत पे रोती रही। पापा पीर फकीर से लेकर डॉक्टर वैद हकीम तक के चक्कर काटते रहे, लेकिन पोलियो लाइलाज था, लाइलाज ही रहा। मेरे माँ पापा ने फिर मेरे खराब पैरों के साथ मुझको जीना सिखाने का फैसला कर लिया। माँ पापा ने मेरी एक कमी को हर उस तरीके से पाटने की कोशिश की जो उनके लिए मुमकिन था। उनकी जिंदगी मेरे इर्द गिर्द ही घूमती रही है अब तक। छोटी थी तो पापा मुझको स्कूल छोड़ने जाते और माँ लौटने के बाद मेरी कॉपियों में लगे लाल निशान ढूंढने में लग जाती। जिस दिन घर आके मैं डांस में भाग ना लेने पाने की वजह से फूट फूट के रोई थी, उस दिन माँ ने मुझको तानपुरे के सामने बिठा दिया था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने स्पोर्ट्स डे में भाग नहीं लिया। पापा ने मुझको शतरंज की बिसात पर चलना नहीं, दौड़ना सिखाया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। लेकिन मैं ही थी कि आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। जाने कितनी दुश्चिंताओं, जाने कितने बुरे ख्यालों के साथ खुद को बांध रखा था। मेरी आशंकाएं बेजा नहीं थीं। माँ पापा की तमाम कोशिशों के बावजूद बाहर की दुनिया में जाते ही सबकी आंखों में तैरता तिरस्कार दिखाई देने लगता था मुझको। क्लास की लड़कियां जमीन पर लकीरें खींचकर कित कित खेलती तो मुझको उन लकीरों में अपना कोई घर नहीं नजर आता। उनको मैदान में दौड़ दौड़ कर खो खो और कबड्डी खेलते देखती तो खुद में और समझ जाती थी मैं इनकी तरह कभी नहीं हो सकती थी। कॉलेज आई तो एक दूसरे से बोलती बतियाती, रिक्शे पर चढ़कर शहर भर का चक्कर लगाती सहेलियों को देख के लगता ऐसी छोटी छोटी खुशियां मुझको मैसर नहीं है। मैं सबकी तरह हूं नहीं और चाहकर भी सबकी तरह नहीं बन सकती थी। इसलिए अपनी उम्र की और लड़कियों की तरह न सजने संवरने का शौक हुआ कभी, न कभी इस बात की परवाह कि मैं दिखती कैसी हूं। मां की जिद पर एक बार उनकी पसंद की धानी सलवार कमीज पहनकर, मैचिंग बिंदी लगाए, हाथों में 2 चूड़ियां पहने, बालों को खोलकर कॉलेज गई थी। पर मैं जानती थी कि सब मुझको इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि मैं अच्छी लग रही हूं। मैंने अपने मन को यकीन दिला दिया था कि वो सिर्फ मेरी चाल देख रहे हैं। मेरी नजरें भी ठिठक ठिठक कर दूसरों की नजरें पढ़ने की कोशिश किया करती। क्या था उनमें? मजाक, खिल्ली, सहानुभूति या प्रशंसा? मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन हमेशा लगता था कि सब मुझको कदम कदम पर परखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपनी एक नई दुनिया बुन ली, अपने तरीके से जीना सीख लिया। सावन की पहली बारिश में कभी दौड़ती हुई भीगने नहीं गई थी, लेकिन अपनी खिड़की से बूंदों को छूकर उनकी ठंडक को महसूस करना सीख लिया था। बहती हवाओं में लहराते गुलमोहर के पत्तों को देखा तो सीखा कि झूमने के लिए पैर हों जरूरी नहीं है। मेरी दुनिया में मेरा संगीत होता, रियाज होता, किताबें होती और खामोशियों में बुनी जा रही वो दुनिया होती जहां मैं संपूर्ण थी, भरपूर थी, बिना किसी कमी के, बिना किसी कमजोरी के। और एक दिन मेरी उस दुनिया में ऋषभ चला आया, बेधड़क, बेबाक, बेसलीका। किताबों में प्यार के जितने किस्से पढ़े थे उन पर यकीन था नहीं, इसलिए उस बेसलीका इंसान पर भी यकीन नहीं हुआ। तब भी नहीं जब कॉलेज में क्लास खत्म हो जाने के बाद वो सब के निकल जाने का इंतजार करता रहता ताकि मेरे साथ मेरी रफ्तार से चलकर लाइब्रेरी तक जा सके। तब भी यकीन नहीं हुआ उस पर जब मेरे लिए संगीत महाविद्यालय के फॉर्म लाने के लिए
10-10 किलोमीटर बारिश में भीगते हुए भटकता रहा एक दिन। तब भी यकीन नहीं हुआ जब कड़ाके की सर्दी में मेरे लिए चाय की जलती हुई प्याली अपनी हथेलियों में थामे कैंटीन से लाइब्रेरी की सीढ़ियों तक लाता रहा। मैं उससे जितना बच के चलती थी वो उतनी ही जिद करता हुआ मेरे आसपास बने रहने पर आमादा होता था। मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो उसको मुझसे बांधे रखती है। क्लास में क्या, कॉलेज में तो कितनी सारी और लड़कियां भी थीं जो नाच सकती थीं, दौड़कर बस पकड़ सकती थीं, कूदती फांदती सीढ़ियां चढ़ सकती थीं। फिर मैं ही क्यों? मुझ में ऐसा क्या था कि घर आकर एक दिन उसी बेबाकी और बेसलीकेपन से मेरा हाथ मांग लिया था माँ पापा से। उसी बेबाकी से जैसे उसने पहली बार मुझसे पूछा था, बाइक पर घर छोड़ दूं? और आज उसी बेबाकी से मेरे घर आ रहा था ऋषभ अपने मम्मी पापा को लेकर हमारी शादी की बात करने। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। ऋषभ के मम्मी पापा सोफे पर बैठे थे। माँ मुझको अपने कमरे से लेके आई थी, अपनी हथेली से मेरा हाथ थामे हुए, ऐसे जैसे अपना भरोसा उसी एक हथेली के रास्ते मुझको सौंप देंगी। माँ के बार बार कहने के बाद भी मैंने साड़ी पहनने से इनकार कर दिया था। बड़ी मुश्किल से कत्थई रंग का सलवार सूट डाल लिया था। ढीले ढाले सलवार के नीचे मेरे पांव के ब्रेसेस छुप गए थे, लेकिन मेरी चाल कहाँ छुप सकती थी। मुझे जाने क्यों लग रहा था कि सब मुझको नहीं, कदम कदम बढ़ाते मेरे पैरों की ओर देख रहे हैं। ऋषभ की माँ उठी और उन्होंने अपने हाथों से मेरी हथेली थाम कर अपने बगल में बिठा लिया। मैंने एक बार उनके चेहरे का भाव पढ़ने की पहली और आखिरी कोशिश की। आखिर क्या लिखा था वहां? हैरानी, हताशा या फिर हार? उधर माँ बताती रही ऋषभ की माँ को कि कैसे उनकी आरती जब दाल में छौंक लगाती है तो पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती है, कि कैसे आरती के हाथों के गुलाब जामुन मुंह में पड़ते ही घुल जाते हैं। पापा बताते रहे कि उनकी बेटी जब अपनी कविताएं लिखकर सुर में पिरोती है तो लगता है कि साक्षात सरस्वती कंठ पर विराजमान है। और फिर ऋषभ के पापा से कहा, मेरी बेटी को शतरंज में कोई मात नहीं दे सकता। शायद पापा भूल गए थे कि जिंदगी शतरंज की बिसात से भी ज्यादा पेचीदा होती है। वहां किस्मत का एक मोहरा होता है जिस पर किसी का वश नहीं होता। उनकी बेटी वहां उस बिसात पर मात खा गई थी। माँ उठकर कुछ लाने रसोई में चली गई थी। नाश्ते का दौर शुरू हो गया था और पापा ऋषभ से पिछले 2020 मैच के बारे में बात कर रहे थे। ऋषभ ने कुछ कहा और पापा और ऋषभ के पापा जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे। इसी बीच कुछ खाते हुए अचानक ऋषभ के पापा के गले में कुछ अटक गया। उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगी। मैं पानी लाने के लिए उठने लगी तो ऋषभ की माँ ने मुझसे कहा, तुम बैठो बेटा, मैं रसोई से लेके आती हूँ। मैं इतनी भी अपाहिज नहीं आंटी कि रसोई से एक गिलास पानी लेके ना आ सकूं। पूरे शाम की बेचैनी और तलखी घर आए मेहमान पे उतर आई थी। मैं भीतर चली आई और सारा गुस्सा, सारी नाराजगी आंखों के रास्ते निकल पड़ी। नाराजगी से ज्यादा गिल्ट, अपराध बोध था शायद। एक पल में ऋषभ के चेहरे पर बदलते रंग को मेरी भरी हुई आंखें नजरअंदाज नहीं कर पाई थीं। मैं जानती थी कि बात छोटी सी थी और मुझको ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे नाराजगी इस बात की थी कि ऋषभ की माँ ने मुझको इतना लाचार समझ लिया था कि मैं अपने ही घर में, अपनी ही रसोई में जाके अपना ही फ्रिज खोलकर किसी के लिए एक गिलास पानी देने के काबिल नहीं रह गई थी। किस्सा खत्म हो गया था। मैंने अपने हाथों से उसका आखिरी पन्ना लिख दिया था। कुछ देर तक बाहर बात करने की आवाजें आती रहीं। मैंने सुनने की कोशिश तक नहीं की कि कौन किससे किस बात की माफी मांग रहा था। थोड़ी देर में ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। फिर थोड़ी देर बाद अंधेरा। उसी अंधेरे में अपने लिए पानी लाने गई तो मैंने देखा पापा सोफे पर बैठे कुछ सोच रहे थे और माँ उसी अंधेरे में जूठी प्लेटों के साथ शाम की बिखरी हुई कड़वी यादें समेट रही थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अगली सुबह मैं ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। रसोई में गई, चाय की 3 प्यालियां तैयार की और बाहर लॉन में आ गई।
पापा अखबार पढ़ रहे थे, माँ आलू छील रही थी। माँ के हाथ से आलू वाली प्लेट लेकर मैंने अपनी गोद में रख ली और माँ की प्रतिक्रिया देखनी चाहिए, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरे होठों के किनारे पर रुलाई आकर रुकी हुई थी। पापा और माँ की इस बेरुखी ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। मैं उठकर जाने लगी तो पापा ने कहा, वैसे तो उसे लौटना नहीं चाहिए, लेकिन ऋषभ ने फिर भी कहा था कि ऑफिस जाने से पहले आएगा तुमसे मिलने, तुमसे आखिरी बार बात कर लेना चाहता है। पापा फिर भी मेरी ओर देख नहीं रहे थे। उनकी आवाज में इतना ठंडापन था कि लगा जैसे अखबार की कोई हेडलाइन पढ़ रहे हों। मैं अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी कि ऋषभ आया था, वहीं कमरे में ही। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आरती? ऋषभ ने बिना किसी भूमिका के पूछा, कमरे में घुसते ही। बाहर गुलमोहर के फूलों को देख रहे हो ऋषभ? उनमें कोई खुशबू नहीं होती। डाल से अलग होने के बाद उनका कोई वजूद नहीं होता। उनको बालों में नहीं लगाया जा सकता, उनको गुलदस्तों में नहीं सजाया जा सकता। तुम ये क्या बोलती जा रही हो आरती? ऋषभ ने झुंझला कर पूछा। मैंने कहा, गुलमोहर के फूलों की तरह हूं मैं। मेरे होने का कोई मकसद नहीं। मैं कहीं किसी के काम नहीं आ सकती। मेरे साथ तुमको क्या मिलेगा? ऋषभ घूमा और कमरे के बाहर जाने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी सांस वहीं रुक जाएगी। मैं उसको आवाज देना चाहती थी, लेकिन गले में फिर से आके अटक गया कुछ, ढेर सारी रुलाई जैसा। ऋषभ घूम कर लौट आया और मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गया मुझको। उसके छूते ही अंदर से न जाने क्या क्या आंसुओं के रास्ते पिघल कर बाहर निकलने लगा, लेकिन उसकी नाराजगी मेरे बस की नहीं थी। मुझको खींचते हुए वो बाहर आंगन में ले आया और प्लास्टिक की एक कुर्सी खींच ली। तुम्हारे लिए नहीं है, तुम खड़ी रहो, यह कहकर खुद बैठ गया था कुर्सी पर। मैं थोड़ी देर अपने साथ हुए ऐसे कड़े बर्ताव के सदमे में खड़ी रही, फिर धम से जमीन पे बैठ गई। ब्रेसेस लगी एक टांग बाहर की ओर फैलाए, दूसरी समेटे हुए। ऋषभ ने फिर भी मुझको कुर्सी पे नहीं बिठाया। तुम्हें क्या लगता है मैं परफेक्ट हूं? ऋषभ ने पूछा और मैं चुप रही। 5 फुट 6 इंच लंबाई है मेरी, आंखें कमजोर हैं, दिमाग तुम्हारी तरह शार्प नहीं है। तुम्हारी तरह कविताओं में तो खैर बात मैं कर ही नहीं सकता। गाता हूं तो गली मोहल्ले के खच्चर जुट जाते हैं। दौड़ना भागना तो मुझको आया नहीं, और एक ड्राइंग बनाओ तो तय नहीं कर पाओगे कि आम है कि इमली। एक मिडिल क्लास लड़का हूं, छोटी सी नौकरी करता हूं, छोटे छोटे ख्वाब जीता हूं, नॉर्मल हूं, तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं हूं। फिर तो तुम्हारे स्टैंडर्ड से इतनी सारी खामियों के साथ मुझको जीने का कोई हक ही नहीं है। लानत है यार मेरी जिंदगी पे। सही सोचा तुमने आरती, मैं वाकई तुम्हारे काबिल नहीं हूं। ऋषभ गुस्से में बोलता जा रहा था। आखिरकार अपनी भड़ास निकाल देने के बाद वो कुर्सी से उठ गया, मुझे छोड़ कर जाने के लिए। मैं इस बार अपनी किस्मत से नहीं, अपनी फितरत से हार गई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ऋषभ कुर्सी से उठा और इस बार मैंने बैठे बैठे ही उसका हाथ थाम लिया। ऋषभ जो 5 सालों से मुझको नहीं समझा पाया था, वो बात 5 मिनट में समझ आ गई थी मुझको। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते थे ये बेमानी था। अहम ये था कि मैं खुद को कैसे देखना चाहती हूँ। दूसरों की नजर में मेरी कमजोरियां क्या थीं, ये गिनने से पहले मैंने अपनी नेमतें क्यों नहीं गिनी थी। वैसे भी हम सब में कौन परफेक्ट है, किसमें कोई दोष नहीं, किसकी जिंदगी मुकम्मल है। अपनी जिंदगी को नियर परफेक्शन देने का, मुकम्मल करने का इकलौता जरिया ऋषभ के रूप में मिला था मुझको, और मैं उसको जाने दे रही थी। ऋषभ का सहारा लिए मैं खड़ी हो गई अपने पैरों पर। ऋषभ के कंधों के सहारे मैंने अपना माथा टिका दिया था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए शादी करना चाहता हूं आरती। सहानुभूति के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती, भरोसे के सहारे काटी जाती है। एक बार भरोसा करके देखो ना खुद पे। ऋषभ का गुस्सा उतर गया था और उसकी आवाज में फिर वही सब्ज मखमल उतर आया था जो मेरे मन के बगीचे में बहार लाने के लिए बहुत था। अब करने लगी हूं ना भरोसा। ऋषभ के कंधे पर सर टिकाए हुए मैंने कहा तो जैसे मन गुलमोहर के फूल जैसा हल्का हो गया। सुनो आरती, माँ बहुत नाराज है तुमसे। ऋषभ बोला, एक संदेश भिजवाया तुम्हारे लिए। मेरी जान सूख गई। तुम्हारे लिए सजा मुकर्रर कर दी गई है। शादी के बाद तुमसे हर रोज पानी की सुराहियां भरवाएंगी माँ,
पूरे खानदान के लिए, और सुबह शाम सबको पानी पिलाना तुम्हारा काम होगा। मैं हंस पड़ी, पहली बार खुलकर, जी भरकर। बाहर गुलमोहर के पेड़ पर जुगनुओं की तरह रोशनी की लड़ियां चमक रही हैं। पापा ने घर ठीक वैसे ही सजाया है जैसा वो चाहते थे, ऐसे कि दिवाली की कई रातों के बराबर हो ये एक रात, उनकी बेटी की शादी की रात। मैंने शादी की वेदी पर बैठने के लिए ऋषभ की माँ और अपनी माँ की मिली जुली पसंद का लहंगा पहना है। प्याजी रंग के लहंगे पर धानी रंग की चुनर है। सब बारात का स्वागत करने गए हैं बाहर, और ऋषभ की आमद के इंतजार में आईने के सामने बैठी हुई मैं खुद को ऋषभ की आंखों से देख रही हूं। गेहुआ रंग, तीखी नाक, चौड़ा माथा, माँ जैसा सौम्य चेहरा और चेहरे पर उतर आई चांदनी। आज पहली बार यकीन हो गया है कि खूबसूरती चेहरे में, जिस्म में नहीं होती, रूह और आंखों में होती है। आज पहली बार खुद को खूबसूरत लग रही हूं मैं। आज पहली बार मैं कदम कदम चल के नहीं, दौड़ कर अपनी आने वाली जिंदगी को गले से लगा लेना चाहती हूं। बस इतनी सी थी ये कहानी, इतनी सी थी ये कहानी, इतनी सी थी ये कहानी।